थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन में अपन सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्ट विथ एयर। एयर में मेनली ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होती है। नॉन मेटल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अगली रिएक्शन है रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल नॉर्मल वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन वाटर स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंट। मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। नॉन मेटल नॉर्मल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये नॉन मेटल एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। यानी मेटल को उनकी एक्टिविटीज़ यानी उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती हैं। इनकी मेटल की ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन को देखा जाता है। जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है वो सबसे ऊपर होता है और जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता वो नीचे। इसी के बेसिस पे ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है कि मेटल ऑक्सीजन और वाटर से किस तरह रिएक्शन करते हैं। सबसे रिएक्टिव जो मेटल है वो है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ओरम। सबसे लास्ट में ओरम आता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरह से रिएक्शन होती हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी प्रत्येक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि वह अपने आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल करे। कंप्लीट फिल का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेबल होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। यानी के अंदर 2, एल में 8 और एम में 1। यानी इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी स्टेबिलिटी के लिए इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और कैटाइन बना लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में एक, इसको सोडियम ने रिलीज कर दिया है और कैटाइन बना लिया है Na+। इसी तरह ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकते हैं एटम। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। यानी इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर एटम से रिसीव करके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, जिससे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन एक एनाइन बना लेता है। ये एटम ऑफ द नॉन मेटल क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल टू फॉर्म एनाइन। यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बना लेता है। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इट आउटरमोस्ट सेल. It required one more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. यानी पीछे अपन ने देखा सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिसको क्लोरीन गेन कर लेता है
और एक कंपाउंड बनाता है जिसको सोडियम क्लोराइड अपन बोलते हैं. आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज because it is nucleus has 17 protein and there are 18 electron and it is KLM cell. This gives us a chlorine chloride anion chlorine minus. Electron dot structure. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंट बाय डॉट एंड किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे सोडियम की अपन बात करते हैं, सोडियम Na, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 1 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अपन इसके एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से रिप्रेजेंट करने को अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं. बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन कुछ गेन करते हैं और कुछ एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. तो इसके आधार पे जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि सोडियम Na, इसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक डॉट से दिखाया गया है. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको 6 डॉट लगा के अपन ने यहाँ पे दिखाया है. ये इस तरह मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लेके अपन ने यहाँ पे बताया है. अब सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो सोडियम के 2 एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं. इस कारण से Na2O बन जाता है. इस तरह से बनने वाले कंपाउंड को अपन आयनिक कंपाउंड बनते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 आयंस कंबाइंड होते हैं. जैसे यहाँ एक तो सोडियम प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस, एक प्लस आयन है और एक नेगेटिव आयन और दोनों आयंस के कंबाइंड होने से सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O. आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट अपना आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट रिसीव करता है. इस रिलीज करने वाला एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाता है और रिसीव करने वाला एलिमेंट नेगेटिव आयन बनाता है. जैसे कि यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ये Na प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो ये Cl माइनस बन जाएगा. एक पॉजिटिव आयन कैटायन बन गया और एक नेगेटिव आयन एनायन बन गया और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है जैसे NaCl, इसको अपन आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. यानी इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल पे ट्रांसफ़र होता है जिससे आयनिक कंपाउंड बनता है और इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल नेचर यानी आयनिक कंपाउंड किस स्टेट के होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं. तो जनरली आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब होता है कि जैसे आप नमक एक आयनिक कंपाउंड है, कॉमन साल्ट NaCl ही होता है और उसकी आप नमक के एक पीस को अगर आप ब्रेक करो तो वह बिखर जाएगा बारीक बारीक कणों के अंदर. लोहे या दूसरे मेटल की तरह वो फैलेगा नहीं. तो इस तरह से किसी पे चोट मारने पे जो बिखर जाते हैं उनको अपन ब्रिटल कहते हैं. इसी तरह से कोयले को भी अगर आप तोड़ोगे तो वह बिखर जाएगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइंड होते हैं और दोनों के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स
स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसके कारण इनका बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सोलिबिलिटी, solubility general, soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, पेट्रोल, बेंजीन। यानी आयनिक कंपाउंड दूसरे आयनिक सोलवेंट के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं, दूसरे सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे वाटर आयनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाते हैं, जैसे नमक NaCl वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन इनके अंदर सोल्यूबल नहीं होता है क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड। किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब उसमें फ्री आयन होते हैं। फ्री आयन होने पर ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फ्री आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपस में बंधे हुए होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इस कारण सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन उनमें मोल्टेन या सॉल्यूशन फॉर्म हो तो आयनिक कंपाउंड के आयंस फ्री हो जाते हैं जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी आयन फ्री नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। उसी तरह कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जैसे शुगर है, एल्कोहल है, ग्लूकोज है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि इनमें फ्री आयन नहीं होता है। अगला सी के अंदर NaCl का सॉल्यूशन अगर अपन लें तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री होते हैं जिसके कारण आयंस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री आयंस का होना जरूरी है। डिस्टिल वाटर में फ्री आयन नहीं होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ड्राई HCl या ड्राई NaCl के अंदर फ्री आयन नहीं होने के कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ग्लूकोज नॉट है फ्री आयंस, ग्लूकोज के पास भी फ्री आयन नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन है फ्री आयंस सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो जाती है।